गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है न्यायपालिका। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि न्यायपालिका के क्या कार्य हैं, न्यायपालिका की स्वतंत्रता से क्या अभिप्राय है और न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा किस प्रकार की जा सकती है। इनको डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं कि न्यायपालिका का क्या महत्व है। देखिए, न्यायपालिका का महत्व इस दृष्टि से है कि सबसे पहली बात तो कि न्यायपालिका के कारण ही जो सरकार है, जो प्रशासन है, वो मर्यादित रहता है। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि संविधान के द्वारा नागरिकों को जो मूल अधिकार प्रदान किए जाते हैं, उन मूल अधिकारों की रक्षा न्यायपालिका के द्वारा ही संभव हो पाती है। और एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जहां संघात्मक शासन व्यवस्थाएं होती है, वहां न्यायपालिका की भूमिका और भी अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि संघात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही सरकारों को अपनी निश्चित सीमाओं में रहकर कार्य करने हेतु न्यायपालिका ही बाध्य कर पाती है। इसके अलावा अगर दोनों ही सरकारों में कभी किसी मुद्दे पर कोई मतभेद हो जाता है तो न्यायपालिका का दायित्व बहुत अधिक बढ़ जाता है और न्यायपालिका ही दोनों सरकारों के बीच में जो मतभेद हैं उनको सॉर्ट आउट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम न्यायपालिका के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला मुद्दा हम लेते हैं इसमें न्यायपालिका के कार्य, कि न्यायपालिका क्या क्या कार्य करती है। तो देखिए, सबसे पहला जो बहुत ही सामान्य कार्य है न्यायपालिका का, वो है अभियोगों का निर्णय करना। हर देश की न्यायपालिका का ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि न्यायपालिका देश के जो कानून हैं उन कानूनों के आधार पर मुकदमों का निर्णय करती है। दो तरह के विवाद उत्पन्न होते हैं जनरली, फौजदारी और दीवानी। तो न्यायपालिका का सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य है, जो प्राचीन काल से ही चला आ रहा है, वो है अभियोगों पर निर्णय करना। दूसरा है कानूनों की व्याख्या करना। देखिए, कानूनों की भाषा हमेशा ही स्पष्ट नहीं होती। अनेक बार ऐसा होता है कि कानून की भाषा अस्पष्ट होती है और इसके कारण विवाद भी उत्पन्न हो जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में इस बात की आवश्यकता होती है कि कानूनों की व्याख्या की जाए और कानूनों की व्याख्या करने का कार्य न्यायपालिका द्वारा ही किया जाता है। तीसरा महत्वपूर्ण कार्य है न्यायपालिका का औचित्य के आधार पर कानून निर्माण। औचित्य के आधार पर कानून निर्माण से क्या अभिप्राय है। देखिए, इसका अभिप्राय ये है कि चाहे कितने ही अधिक कानून बना लिए जाएं, कई बार कुछ ऐसे विवाद भी आते हैं न्यायालय में जिनका निर्णय वर्तमान कानून के द्वारा नहीं किया जा सकता। ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि जैसे हम ये बात करें कि प्राचीन समय में क्या होता था कि अगर इस तरह के कोई विवाद आ जाते, इस तरह के अगर कोई विवाद आ जाते थे जिनके लिए अभी तक कोई कानून नहीं बने हैं, तो धर्म के आधार पर या सत्य के आधार पर उन विवादों का निपटारा किया जाता था या उन पर निर्णय ले लिया जाता था। तो एक तरीके से एक परंपरा बन जाती थी ये। और जब पुनः उसी तरह की परिस्थितियाँ आती थी तो न्यायाधीशों के द्वारा उसी तरह का निर्णय किया जाता था। तो इसे कहा जाता था परंपरा के आधार पर निर्मित कानून या केस लॉ, या इसे हम कहें न्यायालय द्वारा निर्मित कानून। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि न्यायाधीश औचित्य, धर्म और सत्य के आधार पर जो निर्णय करते हैं वो निर्णय एक परंपरा को जन्म देता है। और यदि अन्य न्यायाधीश भी समान परिस्थितियों में इसी प्रकार का निर्णय करें तो परंपरा के आधार पर एक नवीन कानून का निर्माण हो जाता है जिसे केस लॉ कहा जाता है। तो कानूनों का निर्माण करना भी न्यायाधीशों का एक महत्वपूर्ण कार्य है। इसके बाद नेक्स्ट है व्यक्ति स्वतंत्रता एवं अधिकारों की रक्षा। जैसा कि अभी हमने चर्चा की कि प्रत्येक देश का संविधान अपने देश के नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार और स्वतंत्रताएं प्रदान करता है, लेकिन इन अधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा भी बहुत आवश्यक होती है। और यदि इनकी रक्षा की व्यवस्था नहीं की जाए तो इनको देने का कोई औचित्य नहीं रहता। ऐसी परिस्थिति में न्यायपालिका की ये जिम्मेदारी होती है कि वो ये सुनिश्चित करे कि नागरिकों के अधिकार और उनकी स्वतंत्रताएं सुरक्षित रह पाएं। नेक्स्ट है घोषणात्मक निर्णय करना।
कभी कभी जाने अनजाने में व्यवस्थापिका ऐसे कानून बना देती हैं जो कि अस्पष्ट होते हैं या पहले बनाए गए कानूनों के विरुद्ध होते हैं। न्यायालयों को ऐसे कानूनों के संबंध में घोषणात्मक निर्णय देने का अधिकार होता है। अनेक राज्यों में इस प्रकार की भी व्यवस्था है कि बिना किसी प्रकार के विशेष मुकदमे के ही व्यक्ति कानूनों का स्पष्टीकरण या उसके औचित्य या अनुचित्य के संबंध में निर्णय मांग सकते हैं। न्यायालय द्वारा दिए गए इस प्रकार के निर्णय भी घोषणात्मक निर्णय ही कहलाते हैं। अर्थात घोषणात्मक निर्णयों से अभिप्राय ये है कि व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए ऐसे कानून जो अस्पष्ट होते हैं या पहले बनाए गए कानूनों के विरुद्ध होते हैं। ऐसी परिस्थिति में उन कानूनों के बारे में जो घोषणात्मक निर्णय है वो देने का अधिकार न्यायपालिका के पास ही होता है। नेक्स्ट है संविधान के रक्षण का कार्य। तो देखिए, संविधान की रक्षा करने का दायित्व न्यायपालिका के पास होता है और न्यायपालिका को इस संबंध में जो शक्ति प्रदान की जाती है वो होती है न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। और न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के माध्यम से न्यायपालिका व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों की या कार्यपालिका द्वारा दिए गए निर्णयों की जांच कर सकती है, और यदि वो कानून या यदि वो डिसीजंस संविधान के विरुद्ध हों तो न्यायपालिका उन्हें अवैध घोषित भी कर सकती है। नेक्स्ट है परामर्श संबंधी कार्य। देखिए, अनेक देशों में जो न्यायपालिका है वो परामर्श देने का कार्य भी करती है। जैसे कि अगर हम बात करें तो कनाडा की अगर हम बात करें तो कनाडा में जो वहाँ का सुप्रीम कोर्ट है वो गवर्नर जनरल को कानूनी परामर्श देता है। इसी तरह भारत में भी ये व्यवस्था है कि जो राष्ट्रपति है वो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। तो ये न्यायपालिका के कुछ प्रमुख कार्य हैं। इसके बाद हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तो सबसे पहली बात हम करते हैं कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता से क्या अभिप्राय है। देखिए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अभिप्राय ये है कि न्यायपालिका व्यवस्थापिका, कार्यपालिका या किसी भी राजनीतिक दल, किसी वर्ग विशेष या अन्य सभी प्रकार के दबावों से मुक्त रहकर अपने कर्तव्यों का पालन करे। यानी कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता का ये अभिप्राय है कि न्यायपालिका जब भी न्याय प्रदान करने का कार्य करती है तो वो स्वतंत्र रूप से अपने विवेक का प्रयोग करें। उनके कर्तव्य पालन करते समय न्यायपालिका को किसी भी सरकार के अंग के द्वारा या अन्य किसी भी प्रकार से न्यायपालिका को अनुचित रूप से प्रभावित करने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। अब हम बात करें कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्यों आवश्यक है, तो सबसे पहली बात इसमें हम करते हैं लोकतंत्र की रक्षा हेतु। लोकतंत्र तभी सुरक्षित रह सकता है जबकि न्यायपालिका स्वतंत्र हो, क्योंकि यदि न्यायपालिका व्यवस्थापिका या कार्यपालिका के प्रभाव में आकर कार्य करेगी तो वो कभी भी सही लोकतंत्र की दिशा में कार्य नहीं कर सकेगी। नेक्स्ट है न्याय की रक्षा हेतु। नागरिकों को न्याय प्रदान किया जा सके, इसके लिए भी जरूरी है कि न्यायपालिका स्वतंत्र हो। नेक्स्ट है संविधान की रक्षा हेतु। संविधान की रक्षा का कार्य न्यायपालिका दो प्रकार से करती है। एक तो न्यायपालिका संविधान की व्याख्या कर सकती है और दूसरी बात न्यायपालिका व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए उन कानूनों को अवैध घोषित कर सकती है जो संविधान के विरुद्ध होते हैं। नेक्स्ट है नागरिक अधिकारों की रक्षा हेतु। नागरिकों के अधिकारों की रक्षा हो सके, इसके लिए भी न्यायपालिका का स्वतंत्र रहना आवश्यक है। अब इसके बाद जो हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसको हम डिस्कस करेंगे कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए क्या क्या उपाय सभी देशों में किए गए हैं या क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो पहली बात है न्यायाधीशों की नियुक्ति का ढंग, कि न्यायाधीशों की नियुक्ति किस तरीके से की जाए। देखिए, इस संबंध में 3 मेथड्स हैं। पहला तरीका तो ये होता है कि जनता द्वारा निर्वाचन किया जाए। तो पहला ऑप्शन ये है कि न्यायाधीशों का निर्वाचन जनता के द्वारा किया जा सकता है, लेकिन अगर न्यायाधीशों का निर्वाचन जनता के द्वारा किया जाएगा
तो इस बात की संभावना बनती है कि जो न्यायाधीश हैं वो योग्य होने के बजाय लोकप्रिय राजनीतिज्ञ अधिक होंगे, और उनसे इस बात की उम्मीद करना कि वो न्याय संबंधी बारीकियों की उन्हें जानकारी होगी, इस बात की संभावना कम नजर आती है। दूसरा तरीका हो सकता है व्यवस्थापिका द्वारा निर्वाचन। व्यवस्थापिका द्वारा निर्वाचन, जैसा कि स्विट्जरलैंड में होता है कि स्विट्जरलैंड में न्यायाधीशों का निर्वाचन व्यवस्थापिका द्वारा ही किया जाता है, लेकिन इससे भी इस बात की संभावना बन जाती है कि जो न्यायपालिका है वो व्यवस्थापिका के दबाव में रहकर या व्यवस्थापिका के प्रभाव में रहकर कार्य करेगी। तीसरा जो तरीका हो सकता है वो है कार्यपालिका द्वारा निर्वाचन करना। और देखिए, यही पद्धति सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका द्वारा की जाती है, और इस संबंध में ये व्यवस्था जरूर है कि जो कार्यपालिका का प्रधान है वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से इस संबंध में परामर्श करता है, और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से परामर्श करने के बाद जो कार्यपालिका है उसके द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट है लंबी पदावधि। यदि न्यायाधीशों का निर्वाचन थोड़े समय के लिए ही किया जाएगा, यदि उनकी पदावधि कम होगी, तो इससे भी न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अंत हो सकता है। इसलिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए उनका जो कार्यकाल है वो लंबा रखा जाना जरूरी है, और इसीलिए हमारे यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं उनका कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक रखा गया है। नेक्स्ट है न्यायाधीशों का वेतन। इससे पहले है पद की सुरक्षा, कि जो न्यायाधीश हैं ये जरूरी है कि उनको उनके पद की सुरक्षा प्रदान की जाए, और इसीलिए देखिए कि जो न्यायाधीश होते हैं उन्हें पद से हटाने की प्रक्रिया इतनी आसान नहीं होती। न्यायाधीशों को केवल महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है, और जो महाभियोग है वो पार्लियामेंट के द्वारा चलाया जाता है, और उसकी पद्धति भी बहुत जटिल होती है। तो न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया आसान नहीं होती। ये इसीलिए किया गया है ताकि न्यायाधीशों की पद की सुरक्षा बनी रहे। नेक्स्ट है न्यायाधीशों का वेतन। तो देखिए, न्यायाधीशों को निश्चित और पर्याप्त वेतन दिया जाना चाहिए, ताकि क्योंकि ये माना जाता है कि यदि न्यायाधीशों का वेतन कम होगा तो न्यायाधीशों के भ्रष्टाचार में संलिप्त होने की आशंका हो सकती है, तो इसलिए न्यायाधीशों को पर्याप्त वेतन दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है न्यायाधीशों की योग्यता। तो न्यायाधीशों की योग्यता की अगर हम बात करें तो देखिए, ऐसे व्यक्तियों को ही न्यायाधीश का पद दिया जाना चाहिए जिन्हें एक तो इस संबंध में जानकारी अच्छी हो, उनकी व्यावसायिक कुशलता हो, साथ ही निष्पक्षता भी होना बहुत अधिक जरूरी है। तो जब भी न्यायाधीशों का निर्वाचन किया जाता है तो इस बात को ध्यान में रखा जाता है कि उनमें व्यावसायिक कुशलता हो और निष्पक्षता हो। नेक्स्ट है अवकाश प्राप्ति के बाद वकालत का निषेध। तो चूंकि न्यायाधीश जो हैं वो स्वतंत्र होकर कार्य कर सकें, इसलिए ये व्यवस्था भी की जाती है कि जो न्यायाधीश हैं वो अवकाश प्राप्ति के बाद वकालत नहीं कर सकते। नेक्स्ट है कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए ये जरूरी है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका को एक दूसरे से पृथक रखा जाए, क्योंकि यदि न्यायपालिका कार्यपालिका के दबाव में होगी तो वो निष्पक्ष होकर या स्वतंत्र रूप से अपना कार्य नहीं कर सकती। तो इसलिए हमारे यहाँ पर अगर हम बात करें तो जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, उन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी ये कहा गया है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका को एक दूसरे से पृथक रखा जाना चाहिए, और भारत में भी जो न्यायपालिका है उसको कार्यपालिका से पृथक किया गया है। तो इस तरह की चीज हमने आज डिस्कस किया कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्या है और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को हम किस तरह से संरक्षित रख सकते हैं। इस संबंध में हम एक चर्चा और करेंगे कि अगर हम वर्तमान संदर्भ में देखें तो इस समय न्यायपालिका में दो महत्वपूर्ण प्रवृत्तियां हम नई उभरती हुई देखते हैं। इनमें पहली प्रवृत्ति तो है जिसके बारे में अभी हम चर्चा कर चुके हैं, वो है न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन अर्थात न्यायपालिका व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों की और कार्यपालिका द्वारा दिए गए
जो भी निर्णय है उनकी जांच कर सकती है, और यदि वो संविधान के विरुद्ध हैं तो उन्हें रद्द घोषित कर सकती है। और दूसरी जो महत्वपूर्ण प्रवृत्ति देखी जाती है न्यायपालिका में, वो है जनहित मुकदमे और न्यायिक सक्रियता। वास्तव में ये जो दूसरी प्रवृत्ति अभी उभर रही है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि अब जनहितकारी मुकदमों की बात की जा रही है, न्यायिक सक्रियता की बात की जा रही है, तो ये जो दूसरी प्रवृत्ति है वास्तव में ये पहली प्रवृत्ति पर ही आधारित है। थैंक यू।